दोस्तों, हम इंसान ये बात अच्छे से जानते हैं कि कुदरत के सामने हमारी हैसियत रत्ती भर भी नहीं है। मगर इसके बावजूद सदियों से हम मनुष्य खुद को कुदरत से बड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं और हर दिन कुदरत के साथ ऐसी खिलवाड़ करते रहते हैं जिसका खामियाजा हमें हमेशा भुगतना पड़ता है। और शायद वो वक्त दूर नहीं जब कुदरत हम इंसानों की गलतियों की सजा मानवता को पूरी तरह से सफाया करके देगी। और जब प्रकृति से खिलवाड़ करने की बात आती है तो हमारे पड़ोसी देश चीन का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे वो 100 करोड़ चिड़ियों को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करने की बात हो या बड़े बड़े फॉर्म्स में करोड़ों की संख्या में सांप, रेशम के कीड़े और मुर्गियों की ब्रीडिंग करवाना। लेकिन अब चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़कर जो दांव खेला है वो या तो चीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा या पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ने लाखों खरगोश खरीदकर उन्हें तपती धूप में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया और चीन के इस कदम ने किस बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है जो चीन को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े हैं, यह जानने से पहले हम इतिहास में हुई ऐसी कुछ घटनाओं से यह समझ लेते हैं कि यह कदम चीन के लिए क्यों बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो ये किस्सा है सन 1850 का, जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी का हिस्सा था। हजारों की संख्या में अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने लगे थे और वहां के रिसोर्सेज और पैसों को ब्रिटेन भेज रहे थे। लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे में घर जैसी फीलिंग लाने के लिए थॉमस ऑस्टीन नाम के एक ब्रिटिशर ने यूरोप में 13 यूरोपियन खरगोश मंगाए और उन्हें अपने स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी सी हरकत इतनी बड़ी तबाही का कारण बनेगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में उन खरगोशों का कोई प्राकृतिक शिकारी यानी नेचुरल प्रेडेटर मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पहले साल में ही 13 खरगोशों ने अपनी आबादी 200 तक बढ़ा ली और महज 60 सालों में यह आंकड़ा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ पहुंच गया। इन जंगली खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों तक ये हर जगह तबाही मचाने लगे। इन्होंने फसलें बर्बाद कर दी, जमीन की मिट्टी इतनी कमजोर हो गई कि खेत बंजर बन गए। हालात इतने खराब हो गए कि खाने की तलाश में ये खरगोश लोगों के घरों तक घुसने लगे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो इंसानों को हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने इस संकट को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। शहरों और गांवों के चारों तरफ फेंसिंग लगाई गई, चारों तरफ जहरीली गोलियां फेंकी गईं और लोगों को आदेश दिया गया कि जहां भी खरगोश के घर यानी सुरंग दिखे उसे नष्ट कर दें। लेकिन इन खरगोशों ने इतने सालों में ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को इतनी अच्छी तरह से ढाल लिया था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कठोर फैसला लेते हुए कुछ खरगोशों को पकड़ा और उनके शरीर में मॉक्सोमेटोसिस नाम का वायरस इंजेक्ट करके जंगल में छोड़ दिया। यह वायरस खरगोशों को एक गंभीर बीमारी देता था जिससे वे तड़प तड़प कर मर जाते थे। इतना ही नहीं, यह वायरस तेजी से फैलता भी था। सरकार का यह कदम कुछ समय तक सफल रहा और लाखों खरगोश मारे गए। लेकिन फिर इवोल्यूशन के साथ ही कुछ वर्षों में खरगोश ने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर ली और माइकोमेटोसिस बीमारी से वो लड़कर बाहर निकल गए और उन पर कोई असर इसका नहीं हुआ और उनकी संख्या फिर बढ़ने लगी, जो देखकर 1980 के दशक में वहां के साइंटिस्ट ने लैब में ही एक और वायरस बनाने की कोशिश शुरू कर दी जिसका नाम था RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस, जिसके संपर्क में आते ही खरगोश तुरंत संक्रमित होने लगे और महज 48 घंटों में उनकी मौत होने लगी। यह वायरस ऑस्ट्रेलिया में 1996 तक इतना प्रभावी साबित हुआ कि इसने 80% खरगोशों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि आज भी ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 बिलियन खरगोश मौजूद हैं और अब इन्हें कुछ विशेष जंगलों में ही सीमित कर दिया गया है ताकि स्थिति और बिगड़ने से बचे। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही स्कॉटलैंड में भी हिरणों की जरूरत से ज्यादा ब्रीडिंग करवाने से डियर पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ था और 2016 में इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि वहां की सरकार ने प्रोफेशनल शिकारियों को खुद हायर करके 1
लाख हिरणों को मरवा दिया था। तो अब सवाल आता है कि दुनिया भर में कुदरत और जानवरों से खिलवाड़ करने के इतने उदाहरण देखने के बावजूद चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े हैं, और क्या इसके पीछे उसका कोई सीक्रेट प्लान है? तो इसे समझने के लिए हमें चीन की जियोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। दरअसल आज से करीब 40 साल पहले 80 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश की कुल आबादी जमीन का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन 2015 तक ये बढ़कर 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन करीब 50% जमीन अब डीपीआर यानी कि डेजर्टिफिकेशन प्रोन जोन बन गया है। कुल मिलाकर चीन का करीब आधा हिस्सा बंजर रेगिस्तान बनने की कगार पर था। बढ़ते रेगिस्तान की वजह से चीन में सूखी रेत की मात्रा बढ़ने लगी और शहरी इलाकों में भी रेतीले तूफान आने लगे। साथ ही हरियाली कम होने की वजह से बारिश की कमी होने लगी और चीन के शहरी इलाके तो भीड़ से इतने खचाखच भरे हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इन सभी कारणों की वजह से चीन में रेगिस्तान की सीमा बढ़ने लगी और ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब जमीन बंजर थी और पानी की कमी थी। ऐसे में देश के कई इलाकों में खेती हो पाना संभव नहीं रहा। गांव के लोग बेरोजगार होने लगे और काम की तलाश में वो शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे, जिससे साल 2020 आते आते चीन के दर्जनों गांव पूरी तरह से बंजर हो चुके थे और शहरों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चीनी अथॉरिटीज के लिए यह संकट बहुत बड़ा बन चुका था और इस डेजर्टिफिकेशन की वजह से चीन को हर साल 63,400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा था। वहीं इसका असर चीन की 30% जनता यानी कि लगभग 40 करोड़ लोगों पर पड़ रहा था। अगर यह स्थिति जारी रहती तो अगले 300 सालों में चीन एक बंजर रेगिस्तान बन सकता था और उसकी अर्थव्यवस्था अर्श से फर्श पर आ गिरती। इस मुसीबत का अंदाजा तो चीन को सन 2000 आते आते ही लग चुका था। उन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ लगाकर उन्हें हरे भरे जंगल बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन इकोसिस्टम ना होने की वजह से वो पेड़ सूख जाते और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। अब आप कहेंगे कि चीन के बढ़ते रेगिस्तान का 12 लाख खरगोश छोड़ने से क्या कनेक्शन है? तो घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो अब जब एफॉरेस्टेशन यानी कि सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं बन रहा था और चीन में रेगिस्तान बढ़ते ही जा रहे थे, तब चीन सरकार ने वहां के नामी साइंटिस्ट कियान ह्यूजेन से मदद मांगी। कियान और उनकी टीम ने चीन में फैल रहे रेगिस्तान का गहन अध्ययन किया और एक अनोखी तरकीब पेश की। उनका कहना था कि केवल पेड़ पौधे लगाने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि उस रेगिस्तानी इलाके को एक जंगली इलाके जैसा इकोसिस्टम बनाना होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में पैसे और मैन पावर की आवश्यकता थी, ताकि इस प्रक्रिया से लोगों की आमदनी भी बढ़ सके और इसे लंबे समय तक किया जा सके। चीन की सरकार ने इस विचार को अपनाया और कई बड़े व्यापारियों को इस बंजर जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया। उसके बाद 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में जंगल बनाने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया। पैसे मिल चुके थे और टीम भी तैयार थी। अब बाकी था साइंटिस्ट कियान ह्यूजेन द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करना, ताकि एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इसके लिए 3 मुख्य टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जो इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जरूरी थी। पहली टेक्निक थी फॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, जिसके तहत चीन प्रशासन ने 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में जंगल बनाने के लिए वहां ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो रेतीले जमीन में उग सके। इसके बाद दूसरा कदम था खेतीबाड़ी। इसके लिए रेगिस्तान के आसपास के गांव के किसानों को इस जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें ऐसी फसलें उगाने के लिए कहा गया जो रेतीली जमीन और कम पानी में पनप सके। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यानी तीसरा कदम था एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। चीनी वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च किया और इन जंगलों में कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो नए इकोसिस्टम में पनप सके और अपनी संख्या भी बढ़ा सके, ताकि इनका पशुपालन करने वाले किसानों को भी आमदनी हो सके। और आखिर में चुना गया रेक्स प्रजाति के खरगोश को। लेकिन खरगोश ही क्यों? दोस्तों, इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला तो ये कि रेक्स रैबिट किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरवाइव करने में सक्षम रहते हैं। वहीं ये खरगोश
घास की जड़ों तक को तराशता है, जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनाता है और फिर उनमें जाकर नीचे से घास की जड़ें चरने लगता है। इस प्रक्रिया से जमीन और अधिक उपजाऊ होने लगती है। जब जमीन उपजाऊ होती है तो पुराने प्लांट्स से सीड्स गिरते हैं जो खुद ब खुद उगने लगते हैं और इससे फॉरेस्टेशन की प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। वहीं दूसरा कारण ये था कि चीन के लोगों को खरगोश का मीट खाना बहुत पसंद है। चीन में हर साल 99 मिलियन खरगोश की ब्रीडिंग और बिक्री की जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में पशुपालन करने वाले जो किसान खरगोशों को पालने के लिए आगे आते, वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे, क्योंकि एक मादा रेक्स खरगोश साल भर में करीब 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसलिए चीन ने विदेश से 12 लाख रेक्स रैबिट खरीदकर अपने रेगिस्तान में छोड़ दिए। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन को इस योजना के लाभ भी नजर आने लगे हैं। जब इन रैबिट्स को छोड़ा गया तो शुरुआत में उनके लिए 100 किलोमीटर की जगह तय की गई थी और उस 100 किलोमीटर रेगिस्तान में सिर्फ 3% यानी कि केवल 3 किलोमीटर जमीन पर ही वेजिटेशन थी। लेकिन कुछ ही सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 84% तक पहुंच चुका है, यानी 100 में से 84 किलोमीटर जमीन अब उपजाऊ हो चुकी है, जहां घास, पेड़ पौधे और फसलें पनप रही हैं। लेकिन अगर इन रेक्स रैबिट ने अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा ली तो ये खरगोश उसी जंगल को रातों रात तबाह भी कर सकते हैं और चीन के शहरी इलाकों में भी फैल सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही चीन ने इन रेगिस्तानी खरगोशों के कुदरती शिकारी यानी नेचुरल प्रेडेटर मौजूद नहीं है, लेकिन चीन के लोग इन्हें खा जाने की ताकत रखते हैं। तो अब देखना यह है कि आगे चीन के इस प्रयास का क्या परिणाम होगा और क्या वो संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे या नहीं। तो दोस्तों, चीन ने अपने डेजर्ट में 12 लाख रेक्स रैबिट छोड़कर सही किया या गलत? क्या भारत को भी चीन जैसा रिस्की प्लान अपनाकर अपने थार रेगिस्तान को जंगल में बदलने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।